हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं लाया हूँ आपके लिए मेरे चैनल पे आज दूसरा वीडियो जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड पे बेस्ड है। उससे पहले मैं अपने चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आज मैं टॉपिक लाया हूँ वो एक्चुअली जेई और नेट को लेकर के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्या है वो टॉपिक? तो कंपैरिजन ऑफ एसिड एंड बेसिक स्ट्रेंथ, एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एक्चुअली हम लोग इस वीडियो में सिर्फ एसिडिक कैरेक्टर को ही कंपेयर करने वाले हैं। बेसिक कैरेक्टर के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना होगा जो इसी के बाद आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। बिफोर मैं आपको सीधा टॉपिक पे पहुंचने से पहले मैं आपको पहले जो बेस है इस टॉपिक को, जिसके बिना हम समझ भी नहीं सकते, वो बेस थोड़ा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। ये सब वीडियोस तो सिर्फ 11th और 12th के साइंस के बच्चों के लिए ही है, लेकिन फिर भी कई बच्चों को ये सब टॉपिक्स नहीं आते, जिसके कारण ये इतना इजी चीज़ उनको नहीं आता। देखते हैं क्या है वो ऐसा टॉपिक। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं बाय टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट्स या इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफ़ेक्ट्स भी बोल सकते हैं। गाइज़, ये वीडियो में मैंने जो चीज़ एक्सप्लेन की है वो मैंने सिर्फ ऊपर से एक्सप्लेन की है। अगर आपको चाहिए कि मैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट्स एकदम डेप्थ में कराऊँ तो प्लीज़ कमेंट में आप अपना मैसेज ड्रॉप करें। मैं उसके हिसाब से रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, इसके ऊपर सेपरेट एक वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है, आज हम सिर्फ रिवाइज़ करेंगे जो आपने पढ़ा है पहले, उस चीज़ को हम आज रिवाइज़ करेंगे। तो दो टाइप के इफेक्ट होते हैं। एक तो परमानेंट इफेक्ट्स, जिसके अंदर 3 इफेक्ट आते हैं: इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस। यही इंपॉर्टेंट है। बाकी जो दूसरा इफेक्ट है टेम्पररी इफेक्ट्स, ये जल्दी कोई बताता ही नहीं है, क्योंकि ज़्यादा यूज़फुल भी नहीं होता कभी कभी हमारे लेवल पे। 11th-12th तक कोई ज़्यादा यूज़ नहीं होता इंडक्टोमेरिक इफेक्ट का। बाकी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट तो हम देखते ही हैं अल्कीन की रिएक्शंस में। तो हम इंडक्टिव इफेक्ट पहले देखेंगे। तो जैसे सबको पता है कि दिस इज़ अ पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। इसमें सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं। फॉर एग्जांपल किस में होता होगा ये? जिसमें पोलैरिटी होती है। मैंने नीचे एक कंपाउंड दिखाया है, देखें, CH3 CH2 CH2 Cl। अब Cl क्या हो जाएगा? ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा, तो वो क्या करेगा? कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है थोड़ा इसकी तरफ आ जाएगा, जिसके कारण ये CH2 अब थोड़ा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया है, तो अपने बाजू वाले से हेल्प मांगेगा। देखो एरो दिखाया है मैंने, वो उसको हेल्प दे रहा है, जिसके कारण इनके ऊपर, क्लोरीन के ऊपर ध्यान से देखें, क्लोरीन के ऊपर क्या आ जाएगा? डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बाकी इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, इसके ऊपर डेल्टा डबल पॉजिटिव, मतलब दूर दूर जाते जाते ये पॉजिटिविटी धीरे धीरे कम होती जाती है, और थर्ड कार्बन के बाद तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो जाती है। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट है। ये दो टाइप के होते हैं, याद रखें। ये टाइप्स ही हमको एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ सिखाने वाले हैं। क्या पहला है टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में? पहला है प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट कौन होते हैं, कौन करते हैं प्लस आई इफेक्ट? तो ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं कंपाउंड में। क्लोरीन दे रहा है क्या? नहीं। देखो ध्यान से, क्लोरीन दे रहा है क्या? नहीं। मैं ये गलती नहीं करूँगा जो बहुत टीचर्स करते हैं कि अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देता है सिग्मा में। यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट में मैंने लिखा था पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। तो अल्काइल ग्रुप कभी भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं देता, वो भी इंडक्टिव इफेक्ट से तो कभी नहीं देता। वो हम समझेंगे इस वीडियो में। आपको यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको क्लियर हो जाएगी कि अल्काइल ग्रुप एक्चुअली कैसे डोनेटिंग है। अगर वो इलेक्ट्रॉन्स उसके पास तो एक्स्ट्रा तो होते ही नहीं, वैसे ही कार्बन बेचारे उसके पास चार इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके पास कहाँ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं जो वो इलेक्ट्रॉन्स देगा ऑर्गेनिक कंपाउंड को। लेकिन हमने हर जगह पढ़ा है कि अल्काइल ग्रुप इज़ एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। वो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्लस इफेक्ट दिखाता है। जैसे यहाँ मैंने लिखा है प्लस इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, देखते हैं। और यहाँ तो उसका कुछ नहीं है ज़्यादा महत्व, लेकिन यहाँ कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी ही अगर कोई मांगता है तो उसको शेयर कर देता है। दूसरा माइनस आई इफेक्ट। ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को निकाल लेते हैं कंपाउंड में से, वो है माइनस आई ग्रुप। यहाँ जैसे क्लोरीन दिख रहा है आपको, वो अंदर से माइनस आई इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच रहा है। मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं, आपको ये सब पता ही होगा, बट जस्ट एक रिवीजन चाहिए मुझे, वरना आपको ये वीडियो में कुछ समझेगा ही नहीं, इसलिए मैंने ये आगे ऐड किया है।
इस टॉपिक को ज़्यादातर कोई जल्दी बनाता नहीं है इसके ऊपर मतलब वीडियोस, बट कुछ ही वीडियोस आपको दिखेंगे पूरे यूट्यूब पे कि कंपैरिजन ऑफ एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे। तो टाइप्स ऑफ परमानेंट इफेक्ट हम समझ रहे हैं, उसके अंदर एक चीज़ मैंने ऐड की है जो सबसे अलग है, जो जल्दी बच्चों को पता भी नहीं होता, वो है फील्ड इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट। क्या होता है ये कुछ इलेक्ट्रॉन का इसमें पार्टिसिपेशन है ही नहीं, ये कोई ऐसा इफेक्ट नहीं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं। दिस इज जस्ट अ इफेक्ट, ऐसा एक इफेक्ट है जो मॉलिक्यूल्स के स्पेस में अरेंजमेंट के कारण होता है, स्पेस में अरेंजमेंट के कारण होता है स्टेरिक इफेक्ट। इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते। इसका क्या महत्व है, इसको सीखने से क्या फ़ायदा है सर, आप कहीं से भी बता दोगे कुछ भी चीज़ तो हम उसको सीख लेंगे, लेकिन उसका कहीं तो यूज़ होना चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में 11-12 के लेवल पे। तो यस, यूज़ है। जो अभी 12th में उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि अल्डिहाइड के प्रिपरेशन के समय जब एक ही कंपाउंड पे 2 OH ग्रुप आ जाते हैं तो वो स्टेरिक हिंडरेंस के कारण अनस्टेबल हो जाते हैं और उसमें से एक H2O मॉलिक्यूल निकल जाता है। लेकिन इसको छोड़कर के हमारे इसके अंदर क्या फ़र्क पड़ता है वो हम देखेंगे अभी। बेसिक ऑर्गेनिक में क्या इफेक्ट होता है स्टेरिक इफेक्ट के कारण, वो हम देखेंगे। SIR इफेक्ट आपको समझिएगा, वो इफेक्ट के कारण हमें बहुत फ़र्क पड़ेगा। और कुछ बच्चे सोचते हैं कि इसके अंदर बहुत एक्सेप्शंस होते हैं, तो नो, देयर इज़ नो एक्सेप्शंस एज सच। उसके रीजंस हैं जो आप अभी नहीं समझ पा रहे हो। तो नेक्स्ट है परमानेंट इफेक्ट जो है वो है रेजोनेंस, मीजोमेरिज्म। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी सेम जैसे प्लस और माइनस आएगा, प्लस M इफेक्ट और माइनस M इफेक्ट, ये भी आपको पता ही होगा। ये सब आपके लिए एक रिवीजन है, जैसे कि मैं अपना टॉपिक बिल्ड कर पाऊँ कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ में। तो जब कोई ग्रुप अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, वो है प्लस M ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और वो इफेक्ट जो है वो प्लस M इफेक्ट है। कैसे पहचानेंगे, कभी कभी हमको यही समझ में नहीं आता कि ये देगा या नहीं देगा, तो क्या करने का, वो ग्रुप पे चेक करने का। जो ग्रुप अटैच है डायरेक्टली, जो एटम अटैच है डायरेक्टली कॉन्जुगेटेड सिस्टम को, अगर उसके पास लोन पेयर है तो वो प्लस M इफेक्ट शो करेगा। नेक्स्ट, अगर कोई ग्रुप विड्रॉ कर रहा है कॉन्जुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन, तो हम उसको बोलते हैं माइनस M ग्रुप, और उसके इफेक्ट जो होती है उसको बोलते हैं माइनस M इफेक्ट। तो इसमें कैसे पहचानेंगे, अगर जो ग्रुप एटम अटैच है उसके ऊपर लोन पेयर नहीं, वो किसी से डबली बॉन्डेड है या ट्रिपली बॉन्डेड है, वो एटम किसी और एटम से, मतलब वो ग्रुप में जो एटम अटैच है, एक सेकेंड में शो करता हूँ आपको। अगर ये बेंजीन है, इसके ऊपर एक एटम अटैच है, फॉर एग्जांपल NO2, तो ये N जो है O से डबली बॉन्डेड होता है। स्ट्रक्चर आपने देखा हो तो N जो होता है प्लस होता है यहाँ, और ये डबली बॉन्डेड होता है एक O से, और एक O से उसका लोन पेयर के कारण वो बनता है, बॉन्ड बनता है। तो इसमें ये डबली बॉन्डेड है, मतलब ये कौन सा इफेक्ट दिखाएगा, ये माइनस M इफेक्ट दिखाएगा। क्लियर है आपको ये? श्योर। ये एक रिवीजन है। अगर आपको इसमें भी डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट में आप बोलिए, मैं आपके लिए पर टॉपिक पे आपका एक वीडियो आएगा, जैसे रेजोनेंस हो गया, इंडक्टिव हो गया, उसके टाइप्स होंगे। ये एक रिवीजन है, एक बस रिकैपिटुलेशन है, जिसके कारण मतलब आपको ज़्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े। ये वीडियो में ये चीज़ जो अभी आपको स्क्रीन पे दिखेगी, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है सबके बच्चों के माइंड में कि अल्काइल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन देता है। तो देखें क्या होता है। कार्बोकैटायन, मैंने कुछ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स लिए हैं। सर ये क्यों लिया है, ये कोई परमानेंट इफेक्ट में काम आएगा क्या? हाँ, काम आएगा, आगे देखेंगे कहाँ काम आता है। कार्बोकैटायन क्या होता है, एक ऐसा कार्बन जिसका p ऑर्बिटल खाली है, मतलब ऐसे कार्बन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप से अटैच थे, उसने कार्बन का इलेक्ट्रॉन ले लिया तो वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा और उसका p ऑर्बिटल एम्प्टी पड़ा रहेगा। देखते हैं तो कैसे होता है। देखो, जैसे ये CH3 Cl ग्रुप से अटैच है, तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये CH3 के दोनों के बीच में जो मॉलिक्यूल का इनके जो शेयरिंग बॉन्ड पेयर था वो क्लोरीन ले लेगा और CH3 यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये कार्बोकैटायन है। क्या होता है इसमें, ये तो sp2 हाइब्रिडाइज होता है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। हाँ, कोई इलेक्ट्रॉन उसके ले चुका है, पॉजिटिव चार्ज है, तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही है। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के कारण ये अगर
ऐसे ग्रुप से अटैच है जो इलेक्ट्रॉन देंगे, ऐसे ग्रुप से अटैच है जो इलेक्ट्रॉन देंगे, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। अब देखेंगे मैं इसका इफ़ेक्ट क्या, इसका यूज़ मैं अपने परमानेंट इफेक्ट में कहाँ यूज़ करता हूँ। देखें तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, हाँ आपने कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा, मैंने जो लाइन बोली कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, तो क्या इसका मतलब ऐसा होता है क्या कि कार्बोकैटायन एक ऐसे ग्रुप से अटैच है, देखो ऑक्सीजन के ऊपर लोन एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ऐसा होता है क्या? देखते हैं फिर कैसा होता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन ये देगा तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कार्बोकैटायन, तो वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, इसके कारण ऐसा है क्या कुछ, या कुछ और है वो हम समझते हैं। तो सबने स्टेबिलिटी ऑर्डर तो याद की होगी कार्बोकैटायन की, क्या 3 डिग्री से सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो जैसा ऊपर हो रहा है कि ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे रहा है कि हाँ भाई ये ले इलेक्ट्रॉन ले, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इसको इसके पास ये लेके आएगा और ये इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा और ये बन जाएगा अल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, तो ये स्टेबल बन जाएगा। क्या ये टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी भी ऐसा ही करते हैं? मुझे आज तक बहुत बच्चों से मैं मिला हूँ जो बच्चे बोलते हैं हाँ अल्काइल ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन देता है। कौन बोला? उसके पास इलेक्ट्रॉन होता ही कहाँ है कार्बन के पास इतने कि वो इलेक्ट्रॉन कार्बोकैटायन को देगा। इलेक्ट्रॉन नहीं देता बच्चों, इलेक्ट्रॉन नहीं देता, वो बस स्टेबिलाइज करता है। ध्यान से सुने, स्टेबिलाइज करता है, वो ऐसा नहीं है। कुछ बच्चे तो ऐसा भी बोलते हैं कि कार्बोकैटायन को तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी, तो अगर एक अल्काइल ग्रुप लग गया तो हो गया काम उसका, अल्काइल ग्रुप उसको एक इलेक्ट्रॉन देगा। बहुत मिथ है, बहुत हर चीज़ में बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ये स्टेबिलिटी याद की है, मैं नहीं बोल रहा हूँ ये रॉन्ग है, बट किसने बोला आर ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है? किसने बोला? मैंने तो नहीं बोला अभी तक आर ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, नहीं। एक्चुअली वो होता क्या है वो हम अगले स्लाइड पे देखने वाले हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, ये एग्जाम्पल मैंने पीछे नहीं लिख पाया था स्पेस ना होने के कारण, तो +m की ये एग्जाम्पल और -m की ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मैंने SI-R इफेक्ट की बात की वो ये है कि ऑल एटम्स डीलोकलाइज्ड हैं। रेजोनेंस आपको लग रहा है कि हाँ ये एरोमेटिक होगा ही होगा, पर प्लेनार होना है, मतलब हकल रूल के हिसाब से sp2 हाइब्रिडाइज, सब sp2 हाइब्रिडाइज होना और पूरा स्ट्रक्चर प्लेनार होना भी इम्पॉर्टेंट है एरोमेटिसिटी के लिए। तो ये जो स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस है, ये क्या बोलता है, ये स्टेरिक इफेक्ट के कारण मॉलिक्यूल्स को प्लेन से बाहर निकाल देता है, जिसके कारण कभी कभी मॉलिक्यूल्स हमको दिखते तो हैं हाँ ये एरोमेटिक होगा, लेकिन ये एरोमेटिक नहीं होता, बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूल्स अटैच टू बेंजीन इन सच अ वे दैट दे रिड्यूस द प्लेनारिटी। उस बेंजीन के ऊपर जो प्लेनारिटी होनी चाहिए, अब वो प्लेनारिटी नहीं है, उसके कारण अब वो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने जो पीछे स्टेरिक इफेक्ट कराया है उसके ऊपर बेस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस हो रहा है, हमको लग रहा है एरोमेटिक है, लेकिन कभी कभी वो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा। तो ध्यान से देखिए, उसके ऊपर कोई ऐसा ग्रुप तो नहीं अटैच है जो उसको प्लेनार नहीं होने दे रहा है। चलो, अभी जो हकल रूल सबको याद नहीं, तो मैंने यहाँ लिख के रखा है कि हकल रूल के 3 रूल हैं, या तो वो या नहीं वो होना ही चाहिए, कॉन्जुगेट सिस्टम होना चाहिए, प्लेनार होना चाहिए, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज होने चाहिए। ये थोड़ा याद रखें, आगे एक लास्ट चीज़ सीखेंगे, उसके बाद हम अपने टॉपिक के ऊपर बढ़ जाएंगे। अगर बच्चों आपको इस चीज़ में भी डाउट आता है तो आप मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के एक वीडियो बनाना पड़ेगा। प्लीज़ कमेंट मी, अगर किसी को भी रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन पे एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें। तो हाइपर कॉन्जुगेशन सीखते हैं। तो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन में जो अभी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी दिखाई ना मैंने, वो हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण होती है। ना वो इलेक्ट्रॉन देता है, ऐसा कुछ नहीं है कि अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देता है। वो क्या करता है हम इसमें समझेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन में समझेंगे। इसके अंदर क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करता है, शेयर नहीं करता, इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, वो डीलोकलाइज करता है। डीलोकलाइज जैसे अगर कोई आपका घर छोटा है, फिर आपके बाजू वाले ने बोला कि एक काम करते हैं हम लोग,
अपने घर के बीच में एक दरवाज़ा बना लेते हैं और मतलब हम दोनों साथ में रहेंगे, तो आपका भी घर बड़ा हो गया, मेरा भी घर बड़ा हो गया। देखो आपका घर छोटा था, आपके पास कमी थी, लेकिन बाजू वाले ने आपको हेल्प की, इसका मतलब ये नहीं कि वो घर आपका ही हो गया। सेम वे में ये है कि इलेक्ट्रॉन ये आपको डीलोकलाइज करके देगा, नहीं देगा, शेयर नहीं कर देगा। ध्यान से देखिए, इसको हम बेकर-नाथिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। ध्यान से देखिए, ध्यान से, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड ऑफ द लेक्चर, मिथ बस्टर। क्या है मिथ क्या है कि अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देता है क्या? नहीं, अल्काइल ग्रुप डीलोकलाइज करता है। कौन से इलेक्ट्रॉन्स? वो जो H से इलेक्ट्रॉन, जो C और H का बॉन्ड होता है उसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको वो डीलोकलाइज करता है। कहाँ? p ऑर्बिटल ऑफ कार्बोकेटायन। ये सेम चीज़ होती है अल्कीन में, उसमें भी देखो p ऑर्बिटल होते हैं। सेम चीज़ है। देखें, द p ऑर्बिटल ऑफ कार्बोकेटायन और अल्कीन दोनों में सेम होता है, p ऑर्बिटल एम्प्टी होता है और उसके बाजू में जितने कार्बन लगे हैं वो अपने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन इस p ऑर्बिटल में डीलोकलाइज करते हैं। देखें, पहले में देखें, आपने सब ने ये देखा ही होगा, मैं भी दिखा रहा हूँ कि ये कार्बोकेटायन, देखो यहाँ कार्बोकेटायन दिख रहा होगा आपको। ये कार्बोकेटायन जो है इसके पास ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, लेकिन इसके पास इतने 3 कार्बन हैं और तीनों कार्बन के ऊपर देखो तो 9 हाइड्रोजन है टोटल मिला करके, इनको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। अब ये सारे 9 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होंगे। ऐसा सोचो कि आपका घर बहुत छोटा है और आपके आजू बाजू 9 जनों का घर है और सबने आपको चांस दिया, बोला कि हाँ आप दरवाज़ा खोल सकते हो हमारे घर में और आप इंजॉय कर सकते हो, मतलब पूरे घर में घूम करके। तो आपको कैसा लगेगा? स्टेबिलिटी फील होगी ना। सेम वे में कार्बोकेटायन 3 अल्काइल ग्रुप से, मतलब अगर टर्शरी कार्बोकेटायन है वो, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों? उसके पास 9 वे हैं, मतलब अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए 3 कार्बन उसको 9 हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज करके देते हैं। अगर ये चीज़ मैं सेकंड 2 डिग्री में देखूँ तो देखो उसमें सिर्फ 6 अल्फा ही है। देखो ये जो कार्बोकेटायन के ऊपर ये हाइड्रोजन लगा है, मैंने कट किया उसको। क्यों? वो नहीं करेगा, क्योंकि वो तो उसका ही है ना, वो तो उसका ही घर है। बाकी उनका देखो। और फिर प्राइमरी देखो, इसमें सिर्फ एक ही है, ये 2 जन जो हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बस वो 3 ही आएंगे। आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि टर्शरी सबसे ज़्यादा और सेकेंडरी उससे कम और फिर प्राइमरी उससे भी कम क्यों है। या इलेक्ट्रॉन की कोई बात नहीं है, यहाँ सिर्फ एक डीलोकलाइजेशन की बात है कि कितने जन उसको मौका दे रहे हैं कि हाँ आओ थोड़ा मेरे घर में आप रह सकते हो। ऐसा है ये केस। बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचें कि अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देता है। बेंजीन के ऊपर भी जब टॉलिन में बेंजीन के ऊपर जब मिथाइल ग्रुप लगता है उसमें भी वो प्लस H इफेक्ट दिखाता है, जिसके कारण उसके जो हाइड्रोजन के बॉन्ड्स हैं उसके बीच का जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज होता है और बेंजीन के अंदर अपना जो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कर देता है, बेंजीन के अंदर बेंजीन को एक्टिवेट कर देता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा करके। आपको होप ये क्लियर होगा। मेरा वीडियो एक्चुअली इस चीज़ पर नहीं है, बस ये मैंने बनाते मैंने सोचा कि मतलब बता दूं, बट मेरा वीडियो जिस चीज़ पे है वो हम समझने के लिए, ये हमारा लास्ट बेसिक चीज़ है। वो क्या है? एंटी एरोमेटिसिटी। सर क्या होता है? सेम होता है, सेम, हर चीज़ सेम है, बस एक चीज़ अलग है एरोमेटिक कंपाउंड से। क्या इनके अंदर क्या होना चाहिए? कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए, प्लेनार भी होना चाहिए, लेकिन हाँ जो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होंगे वो 4n+2 नहीं 4n होंगे। जैसे 4, 8, 12, 16 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो डीलोकलाइजेशन में हैं। और उसमें कैसे होते थे? 6, 12, 6, 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये आपको होप सो क्लियर है। देखो फॉर एग्जांपल साइक्लोब्यूटेन, देखो साइक्लोब्यूटेन कॉन्जुगेटेड है, प्लेनार है, लेकिन हाँ 4n इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज है, मतलब ये एरोमेटिक नहीं, ये एंटी एरोमेटिक है। क्लियर होगा आप सबको? नाउ वी आर रेडी टू बिगिन आवर टॉपिक। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज टॉपिक। क्या है अपना टॉपिक? कि कैसे कंपेयर करें कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, कैसे कंपेयर करें। ध्यान से देखें,
सबसे पहले आपको एसिडिक हाइड्रोजन निकालना है उस कंपाउंड में। जो भी कंपाउंड आपको सामने दिख रहा है उसके अंदर से आपको एसिडिक हाइड्रोजन मतलब जो कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है उसको निकाल लो, बस उसको निकाल लो, उसके आगे हम देखेंगे। उसके बाद जो बचेगा, देखो अगर प्रोटॉन निकाला है आपने, हाइड्रोजन का H+ निकाला है तो प्रोटॉन निकाला है, तो जो यहाँ से निकाला होगा वहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया होगा, मतलब जो बचा है वो एक एनायन है। अगर मैं अच्छे से देखूँ तो वो उस एसिड का कॉन्जुगेट बेस होगा, उस एसिड का कॉन्जुगेट बेस होगा। मैं मान रहा हूँ कि वो एसिड है, अभी तो मैंने पता नहीं किया कि वो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन जो भी बचा है वो कॉन्जुगेट बेस होगा। अब जितना कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब अगर कोई चीज़ डिसोसिएट हो रही है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ले रहा हूँ कि कोई चीज़ है ऐसी, फॉर एग्जांपल ऐसा कोई कंपाउंड नहीं है जैसा मैं दिखा रहा हूँ आपको, तो ऐसा कोई चीज़ है और मैंने ये H+ निकाल लिया और यहाँ एक नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, मतलब ये रिएक्शन उतना ज़्यादा फॉरवर्ड होगा। अगर ये जो बन रहा है निकलने के बाद वो ज़्यादा स्टेबल होगा तो वो उतना ज़्यादा बनेगा, लेकिन अगर वो स्टेबल नहीं होगा तो वो नहीं उतना रिएक्शन पीछे चलेगा। मतलब अगर कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल है तो एसिडिटी ज़्यादा होगी, अगर कॉन्जुगेट बेस कम स्टेबल है तो एसिडिटी कम होगी। वेरी सिंपल। देखते हैं, वापस एक बार दिखाता हूँ एग्जाम्पल। देखें, अगर ये मैं अच्छे से बनाता हूँ, पिछले वाले एग्जाम्पल में अच्छे से नहीं बना पाया था मैं। अगर ये OH, अब आपने इसमें से एसिडिक हाइड्रोजन आपको दिखाई ये H है, तो इसमें से आपने H निकाल लिया और ये बन गया O-। अगर ये ज़्यादा स्टेबल है तो अपने आप रिएक्शन फॉरवर्ड होगा, अगर ये ज़्यादा स्टेबल है तो अपने आप रिएक्शन फॉरवर्ड चलेगा, और जितना फॉरवर्ड चलेगा मतलब ये ज़्यादा स्टेबल है, मतलब वो H+ ज़्यादा डिसोसिएट करेगा। अगर कोई कंपाउंड H+ ज़्यादा डिसोसिएट कर रहा है तो हम सिंपल सी थियरी है, बचपन से हमने देखा है कि जो कंपाउंड ज़्यादा H देता है, H+ ज़्यादा डिसोसिएट करता है सॉल्यूशन में, वो ज़्यादा एसिडिक होता है। वेरी सिंपल, मतलब कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी चेक कर लो, वही आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। आपको अभी एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, लेकिन हम पहले कुछ फैक्टर्स देख लेते हैं कि सपोर्ट क्या करते हैं। अगर तुमने H निकाला, जो कॉन्जुगेट बचा वो अगर एरोमेटिक है तो सबसे ज़्यादा अच्छी बात है, वो आपको अच्छा एसिडिक स्ट्रेंथ दिखाएगा। अगर उसके अंदर रेजोनेंस हो रहा है तो और अच्छी बात है, मतलब ये ऑर्डर मैंने दिखाया है। अगर वो आइसोलेटेड है, मतलब उसमें कुछ भी नहीं हो रहा है, तो भी ठीक है, लेकिन अगर वो एंटी एरोमेटिक है सीधा, तो वो सबसे पीछे रहेगा, उसको हम बोलेंगे ही नहीं कि कभी ज़िंदगी में बनेगा भी इस कंपाउंड से, देखेंगे। और सारे परमानेंट इफेक्ट जो मैंने सिखाए पीछे से, उसमें से माइनस वाले इफेक्ट दिखने चाहिए, -I, -M, ये सब इफेक्ट दिखेंगे उसके अंदर, तो ज़्यादा सपोर्टिंग फैक्टर है ये इस एसिडिक के लिए। आपको एग्जांपल में सब क्लियर हो जाएगा, मैंने अच्छे से 3 एग्जांपल लिए हैं जिसमें आपको बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। बट आप ये थोड़ा याद करना पड़ेगा आपको कि एरोमेटिक, देखो एरोमेटिक है तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ही होगा ना, कॉन्जुगेट बेस अगर एरोमेटिक है तो सबसे ज़्यादा स्टेबल, मतलब ये सबसे ज़्यादा रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, H+ ज़्यादा मिलेगा, मतलब मोर एसिडिक। रेजोनेंस है तो भी होगा, और आइसोलेटेड है तो मतलब नॉर्मल होगा, लेकिन अगर एंटी एरोमेटिक है तो बिल्कुल नहीं होगा। तो याद रखें, पहला कंपैरिजन ये था। दूसरा कंपैरिजन, माइनस वाला इफेक्ट दिखना चाहिए, प्लस वाला इफेक्ट दिखेगा तो अनस्टेबल कर देगा, माइनस वाला इफेक्ट दिखना चाहिए, माइनस याद रखें, माइनस वाला इफेक्ट। अब हम लोग जो आंसर मिलेगा हमारा वही आंसर होगा। देखते हैं, बहुत ही ईजी है टॉपिक, बहुत ही ईजी है। एग्जाम्पल से देखते हैं, कंपेयर करना है हमको फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स में। ध्यान से देखें, मैं थोड़ा जूम करता हूँ। ये जो कंपाउंड सामने दिख रहा है, इसके अंदर से आपको सारे एसिडिक स्ट्रेंथ निकालनी है। अगर आप ट्राई कर सकते हो तो वीडियो पॉज करें और ट्राई करें। मैं स्टार्ट करता हूँ क्या करना है इसमें। तो इसमें आपको सिर्फ पहले H निकालने, सारे एसिडिक H निकाल लो। तो मैं कहाँ का H निकालूंगा, ये OH का ये OH से ये H निकाल लूँगा, ये NH2 में से एक H निकाल लूँगा, ये NO2 के पास तो H है ही नहीं, तो यहाँ मैं OH से एक H निकाल लूँगा, और ये यहाँ OH से H निकाल लूँगा। फिर देखता हूँ क्या होता है, क्या होता है। देखो, ध्यान से देखो, मैंने H निकाल लिया। अब ये ऑक्सीजन को देखो ध्यान से, माइनस, ये NH के ऊपर माइनस आ गया। ये सब एनायंस हैं, एनायंस हैं या कॉन्जुगेट बेस, दोनों राइट है। एनायंस है और कॉन्जुगेट बेस है। अब इनकी स्टेबिलिटी चेक करना है मुझे, बस इनकी स्टेबिलिटी चेक कर लूँ, मेरा आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखिए, इनकी स्टेबिलिटी ही मेरा आंसर है। पहले में ध्यान से देखो, पहले में रेजोनेंस भी हो रहा है,
पहले में रेजोनेंस भी हो रहा है, प्लस एम इफेक्ट दिख रहा है, पर रेजोनेंस हो रहा है लेकिन प्लस एम इफेक्ट। रेजोनेंस मेरे लिए फ़ायदेमंद है, बस प्लस एम इफेक्ट नहीं दिखना चाहिए था, लेकिन वो तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मतलब माइनस एम इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट दिखेगा, थोड़ा सा ही लेकिन दिखेगा ज़रूर। दूसरा देखते हैं, सेम चीज़ उसमें भी हो रही है, उसमें भी रेजोनेंस है, प्लस एम इफेक्ट है, लेकिन माइनस आई है क्योंकि नाइट्रोजन है, सिंपल सी बात है, नाइट्रोजन है। अगर मैं इन दोनों में कंपेयर करूँ तो माइनस आई इफेक्ट किस में ज़्यादा होगा, सोचो थोड़ा, माइनस आई इफेक्ट किस में ज़्यादा होगा, वेरी सिंपल, ओ में होगा क्योंकि ओ ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। नेक्स्ट थर्ड स्ट्रक्चर में देखो, आप ध्यान से देखो, उसमें रेजोनेंस है और NO2 के कारण O माइनस तो आपको प्लस दिखाएगा, लेकिन NO2 के कारण माइनस एम इफेक्ट भी दिख रहा है, इसके अंदर माइनस एम इफेक्ट भी दिख रहा है। और थर्ड में देखो, थर्ड में आप देखोगे तो ये आइसोलेटेड है, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसको किसी से। अब आप मुझे बताओ कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल लिख लिया आपने, मैं बताऊं तो हाँ, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा रेजोनेंस, तो ये 3 में है, वो आइसोलेटेड तो सबसे पीछे होगा, इतना मैं समझ गया। ये रेजोनेंस के अंदर कंपेयर करना है, रेजोनेंस तीनों बराबर है। यहाँ ध्यान से देखो, प्लस एम माइनस एम, प्लस एम माइनस एम ज़्यादा मेरे लिए फ़ायदेमंद है ना, क्योंकि एरोमेटिक चेक करना, फिर रेजोनेंस चेक करना, फिर प्लस एम, फिर माइनस एम और फिर माइनस आई। तो यहाँ माइनस एम दिख गया, मतलब सबसे आगे मैं रखूँगा थर्ड को, थर्ड सबसे आगे रहेगा स्टेबिलिटी में। उसके बाद मुझे कंपेयर करना है ओ और एन में, तो ओ और एन में सब कॉमन है, रेजोनेंस कॉमन है, प्लस एम भी कॉमन है, माइनस आई भी कॉमन है, लेकिन माइनस आई किस में ज़्यादा है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया, फर्स्ट में माइनस आई ज़्यादा है, तो थर्ड के बाद आ जाएगा फर्स्ट और फिर उसके बाद आ जाएगा सेकेंड, और सबसे पीछे तो होगा आइसोलेटेड। वेरी सिंपल, थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ। बहुत ईजी लगा होगा बच्चों, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ, क्योंकि अगर नहीं समझ रहा है आपको, मतलब आपको परमानेंट इफेक्ट ही नहीं आता, तो आप प्लीज़, अगर आप में कोई भी ऐसा है जिसको आप उसको उसमें भी डाउट है, वो प्लीज़ कमेंट करें, मैं उस पर भी एक वीडियो ज़रूर डालूँगा। एग्जाम्पल्स, क्या है एग्जाम्पल, ध्यान से देखें। इसमें से आपको H निकालना है, H निकालो और आप सोचो कि क्या आएगा आंसर। वीडियो पॉज करो और ट्राई करो, क्या आएगा आंसर। चलो देखते हैं, आंसर आएगा, जब मैंने H निकाला तो हम नेगेटिव आ जाएगा और वो कॉन्जुगेट बेस बनेगा उसका, और जब इसमें से H निकाला तो वहाँ नेगेटिव आ जाएगा, वो उसका कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। मैंने देखा रेजोनेंस दोनों में है, एक्चुअली दोनों में एरोमेटिसिटी मुझे दिख रही थी, लेकिन एरोमेटिसिटी दिखने के कारण लास्ट जो पॉइंट था, इसमें 4n+2 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, और उसमें 4n इलेक्ट्रॉन, देखो उसमें 4 इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण ये एरोमेटिक है और वो एंटी एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक, ये एंटी एरोमेटिक। बताओ कौन सा ज़्यादा स्टेबल, फर्स्ट, वेरी सिंपल, फर्स्ट इज ज़्यादा स्टेबल होगा सेकंड से। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, उसके अंदर क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड और ये NO2 के ऊपर, फिनॉल के ऊपर NO2 लगा है पैरा पोजीशन पे, तो इसके अंदर से क्या करेंगे, पहले H निकाल लेंगे। आप ट्राई करें एक बार वीडियो पॉज करके, हो गया, तो इसमें से H निकाला तो ये बन जाएगा COO नेगेटिव, और उसमें से H निकाला, NO2 के पास तो H है ही नहीं, तो OH से H निकाला तो वो हो जाएगा O नेगेटिव। ध्यान से देखो, इसके अंदर हो रहा है रेजोनेंस और माइनस एम इफेक्ट भी दिख रहा है, लेकिन इसमें देखो रेजोनेंस भी हो रहा है, माइनस एम इफेक्ट भी दिख रहा है, और नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने के कारण माइनस आई भी दिखा रहा है, कार्बन नहीं दिखा पा रहा है वो, क्योंकि कार्बन अटैच है बेंजीन को, ओ माइनस आई इफेक्ट थोड़ी दिखाएंगे, वो तो कार्बन से खींचेंगे ना, बेंजीन को थोड़ी फ़र्क पड़ता है उसको, बेंजीन को तो फ़र्क पड़ेगा अगर कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन अटैच है और ऑक्सीजन अटैच है, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब दोनों माइनस आई इफेक्ट दिखाएंगे। मतलब दो चीज़ कॉमन थी, रेजोनेंस कॉमन है, माइनस एम भी कॉमन है, लेकिन माइनस आई के कारण सेकेंड वाला स्ट्रक्चर विन करता है फर्स्ट वाले के स्ट्रक्चर पे, इसलिए इसका स्टेबिलिटी आएगा सेकेंड ग्रेटर देन फर्स्ट। आई होप आपको ये बहुत ही क्लियर होगा, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया है कि जो भी कंपाउंड आपको सामने दिखे उसमें से आप सबसे पहले उसमें से H निकालें, जो मिलेगा आपको वो होगा कॉन्जुगेट बेस। उस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी कैसे चेक करना है, पहले देखो एरोमेटिक है, नहीं, रेजोनेंस है, नहीं, आइसोलेटेड है, नहीं, तो एंटी एरोमेटिक है, वो भी चेक कर लो। अगर इसमें से आपको मिल गया कि हाँ ये है, हर कंपाउंड के लिए सेम चीज़ करनी है आपको, ये मिल गया कि हाँ ये है, तो उसके बाद चेक करो माइनस एम इफेक्ट दिख रहा है क्या, अगर माइनस एम दिख रहा है या प्लस एम दिख रहा है, माइनस आई दिख रहा है या प्लस आई दिख रहा है या प्लस H दिख रहा है, तो अगर इनमें से माइनस वाले फैक्टर हो तो वो ज़्यादा स्टेबल
ज़्यादा सपोर्ट करेंगे उसको, और प्लस वाले फैक्टर हैं तो ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पूरा क्लियर होगा। और बेसिसिटी के ऑर्डर के लिए अगर आपको सीखना है तो प्लीज़ आप इस चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जैसे कि आपको वो वीडियो आते ही तुरंत अपडेट मिल जाए। इस वीडियो में मैंने दो चीज़ जो है एसिडिटी के लिए, वो है एक बैक बॉन्डिंग, और दूसरी है जब ग्रुप है वो ऑर्थो मेटा पैरा पे लग रहा है फिर भी कभी कभी एसिडिटी पे फ़र्क पड़ता है, वो मैंने ज़्यादा नहीं बताया है अभी तक, तो इसमें नहीं बताया मैंने। मैं अगला वीडियो कभी बनाऊंगा इस सेम चीज़ के ऊपर, तो उसमें ज़रूर आपको ये दो चीज़ बताऊंगा, क्योंकि उसके लिए मुझे और बेस बनाना पड़ेगा। इसमें तो सिर्फ परमानेंट इफेक्ट के ऊपर मैंने समझा दिया, बट दो जो बाकी है बैक बॉन्डिंग और एटम्स का ऑर्थो मेटा पैरा पे लगना, उसके कारण भी एसिडिटी और बेसिसिटी पे फ़र्क पड़ता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।